राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल का आकार अब बड़ा हो गया है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को भी प्रमोट कर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 8 नए चेहरों को भी केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए सभी 43 सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, जिसमें से 15 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 28 राज्य मंत्री बने। इन सभी मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। राजनाथ सिंह पहले की तरह ही रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, तो वहीं अमित शाह भी गृह मंत्रालय व सहकारिता मंत्रालय पर कायम रहेंगे। नितिन गडकरी के पास अभी भी सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय है, हालांकि उनसे MSME मंत्रालय हटा लिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री पद पर कायम रहेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर पहले की तरह ही कृषि व किसान कल्याण मंत्री रहेंगे, तो वही S जयशंकर भी विदेश मंत्री पर कायम रहेंगे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री रहेंगे, तो स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्रालय पे बनी रहेंगी। रेलवे मंत्री रह चुके पीयूष गोयल का मंत्रालय बदलकर वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल के इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नारायण तातू राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है और सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री व आयुष मंत्री बनाया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। हरदीप पुरी की जगह ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय का और किरेन रिजिजू को कानून और न्याय मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह को विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाया गया है, तो हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और श्रम व रोजगार मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है, तो पुरुषोत्तम रुपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा मामले व खेल मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। इसके अलावा 28 राज्य मंत्री भी बने हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, SPS बघेल ने नए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। कर्नाटक से सांसद राजीव चंद्रशेखर और शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश से भानु प्रताप सिंह वर्मा, गुजरात के दर्शन विक्रम जरदोश ने केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली। नई दिल्ली से लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर शपथ ली। अन्नपूर्णा देवी, A नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, BL वर्मा, अजय कुमार चौहान, देव सिंह, भगवंत खुब्बा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिकी ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। सुभाष सरकार, भागवत किशन राव कराड़, राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विश्वेश्वर टुड्डू, शांतनु ठाकुर, मुंजापरा महेंद्र भाई, जॉन बारला, एल मुरुगन और निशित प्रमाणिक ने भी
राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और भारत की बात करें तो भारत में कोरोना की पहली लहर से भी ज्यादा भारी कोरोना की दूसरी लहर पड़ी। हालांकि दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण भी तेजी से जारी है, पर इसके बावजूद भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के नए नए रूप भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इन वायरस और इनके नए स्ट्रेन का पता हर किसी लैब में नहीं लगाया जा सकता है। इनके लिए एक खास तरह की लैब होती है जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहा जाता है। आपको बता दें कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग में होता क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। बताया जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस के अब तक 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्रेन की जानकारी मिल चुकी है। इनमें सोर्स कोविड से लेकर कोरोना वायरस तक के स्ट्रेन शामिल हैं। इनमें A2, B4, A3 जैसे स्ट्रेन शामिल हैं। वैसे भारत के कुछ ही राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ILBS में दिल्ली सरकार की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की। LNJP के बाद दिल्ली सरकार की ये दूसरी ऐसी लैब होगी जहां कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान की जा सकेगी। साथ ही इन लैब्स की मदद से कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान और इसकी गंभीरता का भी पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में विज्ञान की इस तकनीक से दिल्ली वासियों को काफी फायदा मिलेगा। के आ रहे हैं तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है NCDC उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब LNJP के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइज़र, और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है। ये मशीन आज से चालू हो रही है और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। एक NCDC है, दूसरा NIB पुणे है, और तो ये तीसरी फैसिलिटी है जो शुरू की जा रही है। तो दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं LNJP हॉस्पिटल को, डॉक्टर सुरेश को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर इसको चालू किया। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है दिल्ली के लोगों के लिए कि ILBS में भी जो कोरोना के वायरस है उसकी जो वेरिएंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए लैब चालू की जा रही है। शुरू हो गई है लैब। मुझे लगता है कि पहले रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन जो ILBS में लैब बनी है वो उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और शायद अपने तरीके की नॉर्थ इंडिया की इस तरह की पहली लैब है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक हमारे जितने भी सैंपल्स थे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के NCDC वगैरह में भेजने पड़ते थे, अब हम लोग यहीं पे कर सकते हैं और अगर कोई नया वेरिएंट आता है हमें पता चलता है, तुरंत पता चल जाएगा और उसकी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
को दिल्ली जल बोर्ड हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन के बाद एक बार फिर आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में पीने के पानी की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली जल बोर्ड के चेयरपर्सन सत्येंद्र जैन पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की नाकामी की वजह से आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। कल पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, एक जन आंदोलन कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 3600 स्थानों पर किया था और वास्तव में उससे लोगों को एक उम्मीद जगी कि भारतीय जनता पार्टी ये जन आंदोलन कर रही तो दिल्ली सरकार की कुछ कान में जूं जरूर पड़ेगा। लेकिन निराशा और दुख होता है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के मुखिया वो लगातार दूसरे राज्यों में अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए, बढ़त के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए घूम रहे हैं, लेकिन दुख होता है जिस राज्य की जनता ने, दिल्ली की जनता ने उनको चुनकर इतना बड़ा मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का वो दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कर रहे हैं। ठीक है, सबको अधिकार है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने का, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको मिली है उस जिम्मेदारी को भी आपने निभाना चाहिए। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही है, गंदा पानी आ रहा है। मैं पटेल नगर में रहता हूं, वहां पिछले 1-1.5 महीने से पानी की समस्या है। मैंने खुद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा कि आप पानी की समस्या में सुधार कीजिए। खुद मेरे ब्लॉक में, मेरे घर पे भी हफ्ते 10 दिन में तीसरी बार परसों था जब पानी नहीं था। और ये हालात ऐसा नहीं, ये हालात बलजीत नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, आनंद पर्वत, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, सभी इलाके, आप इधर अगर चले जाएं तो दक्षिणी दिल्ली के इलाके बदरपुर, वहाँ पर तुगलकाबाद, संगम विहार और मंडावली जो खुद उप मुख्यमंत्री का इलाका है, अनेक इलाके, 100 से अधिक इलाके होंगे जहां दिल्ली में पानी की भयंकर समस्या है और टैंकरों से पानी आता है। वहां पर टैंकर माफिया सक्रिय है। जहां टैंकरों से आ रहा है वहां आम आदमी पार्टी के नेताओं की दया मिलेगी तो पानी मिलेगा, वहां के विधायकों की कृपा होगी तो उन्हें पानी मिलेगा। और इसीलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये वही मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते थे चुनाव से पहले, जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो ये कहते थे हम जब आएंगे तो ये जो शीला दीक्षित का टैंकर माफिया है इसको समाप्त कर देंगे। और टैंकर माफिया और आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर पूरी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और लोगों को पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। आप देखिए 800 करोड़ रुपए के लगभग फायदे में चलने वाला जल बोर्ड आज बर्बादी और कंगाली के कगार पर इन लोगों ने पहुंचा दिया है। 57,000 करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड को, 57,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए, दिल्ली सरकार, इन्होंने अपने रेवेन्यू से 50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है और हिसाब देने के लिए भी नहीं तैयार हैं। अरे देंगे कहां से हिसाब, जब कोई हिसाब उनके पास होगा तब देंगे। तो ये जो भ्रष्टाचार का आलम है, नाकामी का आलम है, ये दिल्ली सरकार आज दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जो हमारा जन आंदोलन है वो जारी रहेगा। और आज हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली सरकार के मंत्री श्री सत्येंद्र जैन को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आपने दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्थाओं को 48 घंटे के अंदर सुचारू नहीं किया तो हम दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन
सत्येंद्र जैन के पानी काटेंगे, उनके घर में भी पानी नहीं आएगा। अगर दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिलेगा तो उनको भी पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर दिल्ली की जनता जो पानी से बेहाल है, पानी के लिए लाइन लगा रही है, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और 48 घंटे की चेतावनी है, 48 घंटे के अंदर आप पानी की व्यवस्था दुरुस्त करिए, नहीं तो सत्येंद्र जैन जी आपके घर का पानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार नहीं बल्कि 10 बार दिल्ली के लोगों के बीच में ये घोषणा की कि उनकी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएगी। उनके ये वायदे झूठे साबित हुए और 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी उन पर कोई अमल नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो दिल्ली जल बोर्ड 800 करोड़ रुपए मुनाफे में था और दिल्ली जल बोर्ड 2000 करोड़ रुपए के घाटे में हर साल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया था कि हम हिमाचल से रेणुका डैम और किसाऊ डैम से दिल्ली वासियों के लिए पानी लेकर आएंगे। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने घोषणा की है कि हम जल्दी ही दिल्ली के जल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो मंत्री भी हैं, श्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी, उनके निवास पर जाएंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी आई है कि उनको तो दिल्ली जल बोर्ड 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है, स्वच्छ जल उपलब्ध करा रहा है, लेकिन दिल्ली के नागरिकों को नहीं मिल रहा है। तो उनका भी फिर जो कनेक्शन काटने की बात कही है, हम अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्रवाई को करेंगे। राजधानी दिल्ली में मानसून के पहले ही सड़कों पर जल भराव की समस्याओं को लेकर दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में मानसून आने को है और सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए दिल्ली नगर निगम ने अब तक नालियों की सफाई नहीं करवाई है, जिसके कारण आने वाले समय में सड़कों पर पानी भरने लगेगा। मौसम विभाग की बात को अगर सच मान लें तो अब जल्द ही दिल्ली के अंदर मानसून जो है दस्तक दे सकता है। और जैसे ही मानसून दिल्ली के अंदर आएगा, आप सब लोगों की दिलचस्पी जल भराव पे रहेगी कि किन किन सड़कों पे दिल्ली में जल भराव हुआ। मैं आपके सामने कुछ डेटा रखना चाहता हूं और एक जानकारी रखना चाहता हूं कि जितनी भी इंटरनल रोड्स हैं, गलियां हैं, सड़कें हैं, चाहे वो गांव हों, अर्बनाइज्ड विलेज हों, कॉलोनियां हों, डीडीए फ्लैट्स हों, जनता फ्लैट्स हों, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हों, सभी कॉलोनियों के अंदर की सड़कें एमसीडी के पास हैं और उनके अंदर जो नालियां हैं और जो नाले हैं सभी एमसीडी के पास हैं। और एमसीडी की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इस साल उन्होंने 9,883 कुछ मीट्रिक टन सिल्ट गाद जो है अलग अलग नालियों से, कॉलोनियों की नालियों से इन्होंने निकाल दी। और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना है कि इन्होंने 35,705 मीट्रिक टन सिल्ट जो है अलग अलग नालियों से निकाल दी है। अब इसकी दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये कि ये गाद नहीं निकाली गई। इसके दो बड़े सबूत हैं जो आप कहीं पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। एक, आप किसी भी कॉलोनी के अंदर चले जाइए,
सब कॉलोनियों के अंदर नालियाँ हैं, ग्रेटर कैलाश के अंदर हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर हैं, साउथ एक्स के अंदर हैं, गाँव के अंदर नालियाँ हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को या एमसीडी के किसी वर्कर को इन नालों को खोलकर गाद निकालते हुए देखा है? आप सर्वे कर लीजिए। मैं आपको यहीं पे बैठ के दावे से बता सकता हूं, गाद निकालने की तो बहुत अलग बात है, 5% नालियों को इन्होंने खोल के नहीं देखा इस सीजन के अंदर। और ये कह रहे हैं कि एक साउथ एमसीडी ने 35,000 मीट्रिक टन गाद निकाल दी और दूसरी ईस्ट एमसीडी जो नॉर्थ एमसीडी है वो कह रही है हमने 9,883 मीट्रिक टन गाद निकाल दी। एक सबूत तो ये है, और दूसरा सबूत जिस दिन बरसात होगी उस दिन आपके सामने आ जाएगा। सभी कॉलोनियों के अंदर आप जाके देखिएगा, वहां पानी भरेगा, क्योंकि नालियां जो होंगी और जो नाले होंगे उन कॉलोनियों के वो भरे हुए होंगे, ऑलरेडी भरे हुए होंगे, मिट्टी और सिल्ट से वो आज ही भरे हुए हैं। तो जब वो बरसात आएगी तो वो पानी जो है वो ओवरफ्लो होगा और ओवरफ्लो होके मेन रोड्स पे पहुंचेगा। तीसरी बड़ी बात यह है दोस्तों, 35,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकालने के लिए आप सोचिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने कितने करोड़ की पेमेंट ठेकेदारों को की होगी, और वो कितने करोड़ की जो पेमेंट है, जो मोटे तौर पे मुझे बताया जा रहा है 30-40 करोड़ की पेमेंट होगी, वो 30-40 करोड़ की पेमेंट क्यों की गई होगी? क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं है और इतने करोड़ की पेमेंट जो है वो की गई। तो एमसीडी के, साउथ एमसीडी के जो कमिश्नर हैं उनसे हमारा सीधा सीधा सवाल है, ज्ञानेश भारती हैं, वो आए जरा, निकले सड़क पे, हमें बताएं कि कौन से गांव में कौन सी कॉलोनी के अंदर हमें आना है। हम आते हैं, चलते हैं, देखते हैं उनकी कॉलोनी में कहां पे गाद निकाली गई है 35,000 मीट्रिक टन। अफसरों और नेताओं की मिली भगत में यह करोड़ों रुपए की लूट की गई है, ठेकेदारों को पेमेंट की गई है और वो पेमेंट फिर बांटी गई है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कच्चे तेल की कीमत में लगातार उछाल की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ रही है। बीते 38 दिनों में ही पेट्रोल लगभग 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है, तो वहीं डीजल भी लगभग 8 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ईंधन की कीमतों में ये तेजी कच्चे तेल में उछाल के साथ साथ पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों की वजह से भी है, और कोरोना संकट में आय के सीमित साधन होने के कारण सरकार चाहकर भी इन करों को नहीं हटा पा रही है। और इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार सुबह 8 से 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में दिल्ली और केंद्र सरकार के खिलाफ जगह जगह पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना रोष प्रकट किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दोनों ही सरकारें हर मोर्चे पर विफल रही हैं। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार चुप है और तेल पर लगने वाले टैक्स के रूप में आधे से ज्यादा कीमत वसूल रही है।
आज हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप्स के ऊपर है, पूरी दिल्ली में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लोग आज दिल्ली की जनता की परेशानी को महसूस कर रहे हैं और आज आम जनमानस ने स्वीकार किया है कि दोनों सरकारें हर मोर्चे पर विफल हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मोहर लगाई है केजरीवाल के अनुभव को लेकर, जिसने ये कहा है कि दिल्ली की जनता परेशान है और अनुभव का जो कमी है दिल्ली सरकार ने, उसकी वजह से दिल्ली परेशान है। यानी कि जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही, आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई है अपनी जजमेंट के माध्यम से, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि दिल्ली के लोग परेशान हैं और इस परेशानी का यदि कोई सबब बना है तो वो केजरीवाल साहब है। केजरीवाल की अनुभवहीनता के कारण आज दिल्ली के अंदर लोगों की जानें गई हैं, मौतें हुई हैं, आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और अफसोस इस बात का है कि वैट के रूप में 25,000 करोड़ रुपए वसूलने वाले मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं महंगाई पर। 20 लाख करोड़ रुपए भाजपा के सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने दिल्ली और देश की जनता से वसूले हैं टैक्स के रूप में। आज दोनों ही पार्टी के ना नेता ना कार्यकर्ता बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल पर एक बयान दे रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से पूछना चाहता हूँ, अरविंद से पूछना चाहता हूँ कि आपका महंगाई पर स्टैंड क्या है? क्या पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट में उनकी सहमति है? यदि है तो क्यों? यदि पेट्रोल डीजल के रेट पर सहमति नहीं है तो आपकी पार्टी सड़कों पर आज क्यों नहीं है? क्यों धरने प्रदर्शन नहीं करती है? आज पेट्रोल पर 56 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जा रहे हैं दोनों सरकारों के द्वारा, डीजल पर 45 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जा रहे हैं दोनों सरकारों के द्वारा। तो अरविंद आज जुबान क्यों नहीं खोलते हैं? धरने पे क्यों नहीं बैठते हैं? यही प्रश्न लेकर के आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह पर हस्ताक्षर अभियान कर रहा है और इस माध्यम से लोगों से फीडबैक ले रहा है। इसमें तमाम फीडबैकों में कहा गया कि महंगाई से लोग परेशान हैं, जीएसटी को इसमें शामिल किया जाए, ये बड़ी मांग उभर करके आई है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बयान, कहा बिना किसी शर्त के बातचीत चाहते हैं किसान। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पे भारी। आगरा के सिकंदरा क्षेत्र से 4 परिवार के 15 लोग सरयू की तेज धारा में बहे, 6 साल के बच्चे समेत 3 लोग बाहर आए। 12 लोगों की तलाश में जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम जुटी। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीएम ने 24 घंटे में कार्य योजना की रिपोर्ट मांगी। 2 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज स्थिर रहे पेट्रोल के दाम। शतक पार करने के बाद दिल्ली में अब पेट्रोल 100.56 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी और ओडिशा व पश्चिम बंगाल के आसपास के तटीय क्षेत्रों पर बन रहा है चक्रवाती परिसंचरण। 10 जुलाई से 12 जुलाई के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में होगी बारिश। शेयर बाजार में गिरावट जारी। निफ्टी 38 पॉइंट गिरकर 15,700 के नीचे आया तो सेंसेक्स भी 182 अंक लुढ़का। बांग्लादेश की औद्योगिक शहर रूपगंज में नूडल्स फैक्ट्री में लगी आग। आग से अब तक 52 लोगों की मौत तो 50 से अधिक हुए घायल। बचाव कार्य जारी। द कश्मीर फाइल्स की लाइन प्रोड्यूसर सराहना ने की आत्महत्या। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने दिया बड़ा बयान, कहा राहुल द्रविड़ को नहीं बनना चाहिए था भारतीय टीम का मुख्य कोच। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेंगे। आप ब्रेक के बाद अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।